स्टार्टिंग होती है और हुआंगफू मन में कह रहा होता है यह व्यक्ति हमेशा की तरह काफी ज्यादा जिद्दी है और मुझे पूरा यकीन है कि इसके दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पक रही होंगी। और तभी उसका फोन रिंग होने लगता है और फिर हुआंगफू कॉल उठाते हुए कहता है हेलो क्या बात है। और फिर शिफ्ट उत्तर वहीं दूसरी तरफ हम टैंक को देखते हैं जो कि एक बुक पढ़ रहा होता है और फिर उसके सामने क्यूआई आती हुई कहता है टैंक और वो उससे कहता है अंकल क्यूआई। तब वो उससे कहता है तुम मुझे जानते हो। तो वो इस पर टैंक कहता है हाँ अंकल हुआंगफू ने इससे पहले मुझे आपके बारे में बताया था। और उसको ऐसा कहता है देख क्यूआई मन में कहता है उसने अंकल हुआंगफू कहा तो क्या इसका मतलब ये है कि उसने अभी तक उसका दिल नहीं जीता है। काफी ज्यादा ये इंटरेस्टिंग है। और उसे कहता है चलो टैंक मिलकर पुडिंग खाते हैं। तो वो इस पर कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल क्यूआई। और फिर क्यूआई आगे उसे कहता है टैंक क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है। तब वो कहता है नहीं। तो फिर वो उससे आगे कहता है तो फिर तुम क्या कर रहे हो अभी। तब टैंक कहता है वो मॉम ने कहा है कि मेरे जैसे बच्चों को अभी इस वक्त पढ़ना चाहिए। और उसकी ये बात सुन वो मन में कहता है अच्छा। और आगे कहता है चलो टैंक पुडिंग खाते हुए हम कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातें करते हैं। तब वो कहता है हाँ ठीक है। तो चलो टैंक तुम मुझे इस बारे में बताओ कि तुम्हारे मॉम डैड एक दूसरे को कैसे जानते थे। तब टैंक कहता है ये कहानी मेरे जन्म के भी पहले की बात है। क्यों आगे कहता है अच्छा तो तुम्हारे डैड ने तुम दोनों को कैसे ढूंढा। ये सुन टैंक कहते है मेरे डैड नहीं है। और उसको मना करता है देख वो हिचकिचाते हुए मन में कहता है मुझे अचानक मेरे भाई पर दया आने लगी है। और क्या इसका मतलब ये है कि टैंक इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता कि उसके डैड कौन है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मॉम ही उसके डैड को मिलने नहीं देती। इस सब की सच्चाई जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर टैंक कहता है वैसे आप कहाँ से है। तो फिर क्यों उससे कहता है मैं नेशन ए से हूँ। और टैंक आगे कहता है आप अंकल हुआंगफू के छोटे भाई है क्यों है ना। तो वो कहता है हाँ। और फिर वो आगे कहता है वैसे इससे पहले मैं कभी नेशन ए तो नहीं गया वो जगह दिखने में कैसी है। तो फिर क्यों आगे कहता है वो जगह काफी ज्यादा शानदार है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ और वहाँ पहुँचने के बाद मैं तुम्हें पूरा नेशन घुमाऊंगा। और क्यूआई की ये सब बातें सुन टैंक खुश होती हुई कहता है क्या सच में ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और सच में अंकल क्यूआई आप कितने ज्यादा दयालु है। फिर क्यूआई कहते मुझसे बेहतर तुम्हारे डैड है और वही है जो कि सिंहासन का उत्तराधिकारी है और एक दिन तुम भी उत्तराधिकारी बन जाओगे। फिर टैंक कहता है वैसे उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है। और ये सुनते ही वो छक जाता है और आगे मन में कहता है अरे अरे नहीं मैं ये सब क्या पूछ रहा हूँ मैं अपने टॉपिक से भटक रहा हूँ। और आगे उससे कहता है टैंक वैसे अभी अभी मैं कहाँ पर था। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि तुम्हारे मॉम डैड अलग हो जाने के बाद तुम लोग कैसे मिले। और तभी उसे कुछ साउंड आता है और टैंक पीछे देखने लगता है और उठकर वहाँ से जाते हुए कहता है मॉम। और वहीं उसे जाता देख वो चौंक जाता है और टैंक वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहता है मॉम। और उसे वहाँ से जाता देख क्यूआई चौंक जाता है। और फिर नैन हैरानी सी कहती है तुम लोग वैसे आपस में क्या बात कर रहे थे। तब टैंक कहता है अंकल हुआंगफू के भाई क्यूआई जानना चाहते थे कि हम लोग कहाँ पर थे। और उसकी ये बातें सुन वो शक भरी नजरों से उसे देखने लगती है और उसे खुद को इस तरह देखता है देख वो हिचकिचाती हुई कहता है सिस्टर इन लॉ मैं टैंक से अभी बात ही कर रहा था। तो फिर उसकी ये बात सुनने ने उसे कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ। और फिर वो इस बात पर हंसने लगता है और आगे मन में कहता है ब्रदर तुम तो गए और मैं वाकई में बड़ी बेसब्री से तुम्हारी इस कहानी का इंतजार कर रहा हूँ। और फिर शिफ्ट ड्रामा कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कॉल पर हुआंगफू कह रहा होता है उन लोगों को तुम जिंदा पकड़ो। तो वो व्यक्ति कहता है यस सर। और फिर नैन उससे कहती है हुआंगफू हमें एक और मामले पर बात करने की जरूरत है। और नैन की ये बातें सुन वो कॉल कट करती हुई कहता है मैं टैंक के मामलों में ज्यादा दखल नहीं दूंगा। और उसको ऐसा कहता देख वो चौंकती हुई कहती है क्या तुम ये पहले से ही जानते थे कि मैं क्या कहने वाली हूँ। फिर आगे बढ़ती हुई वो कहता है हाँ क्योंकि क्यूआई टैंक से पूछताछ कर रहा है और वो उससे कुछ उगलवाना चाहता है लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसे वो नहीं मिलेगा जो वो चाहता है। और वहीं नैन ये सब बातें सुन वो मन में कहती है क्या इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है वो। और आगे टैंक कहता है मैं जब तक इंतजार करूंगा जब तक टैंक पूरी तरह से मुझे स्वीकार नहीं कर लेता और वो मुझे डैड नहीं कहता। और उसको ऐसा कहता है देख नैन हैरानी से मन में कहती है हुआंगफू टैंक की रक्षा करने के लिए वो खुद की जान को भी जोखिम में डाल रहा है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हुआंगफू। और फिर हुआंगफू आगे उससे कहते है क्या मेरे पूरे ठीक हो जाने के बाद हम साथ में डांस कर सकते हैं। तब वो स्माइल करती
करते हुए कहती है हाँ जरूर। और फिर सिफ्ट की तरह में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैन टैंग को कहानी सुनाती हुई कह रही होती है। और तब जाकर बेबी हैंग हॉन्ग को आखिरकार उसकी माँ मिल गई और तब से हेज हॉन्ग का परिवार खुशी खुशी साथ में रहने लगा। और फिर टैंग हैरानी से आगे कहता है मॉम क्या हम फ्यूचर में अंकल हुआंगफू के साथ यहीं पर रहने वाले हैं? तो फिर इस पर वो से कहती है तो क्या टैंग तुम घर वापस जाना चाहते हो? तब वो इस पर कहता है नहीं मुझे यहाँ पर रहना अच्छा लगता है क्योंकि अंकल हुआंगफू को मैं यहाँ पर रोज देख सकता हूँ। तो फिर वो आगे कहती है ठीक है तो फिर हम यहीं पर रहेंगे। ये सुन वो कुछ होती हुई कहता है ठीक है और क्या मॉम हम अभी बाहर नहीं जा सकते? तब वो कहती है नहीं तुम अभी कहीं भी बाहर नहीं जा सकते और अंकल हुआंगफू ने तुम्हारे लिए एक ट्यूटर अपॉइंट किया है और अब वो तुम्हें पढ़ाएंगे यहीं पर। तो फिर वो कहता है ठीक है और वो कहती है चलो अब तुम सो जाओ गुड नाइट। और फिर कुछ समय बाद टैंग सो जाता है और वही नैन उसे देख मन में कहती है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए टैंग मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचने दूंगी। और फिर तभी उसकी नजर कुछ पेपर्स पे पड़ती है और वो उसे उठाती है जो कि टैंग ने पेंटिंग बनाई हुई होती है। और उस पेंटिंग को देख वो मन में कहती है अच्छा अब मेरे समझ में आया कि टैंग ने अपने स्कूल बैग पर लाने पर जोर क्यों दिया क्योंकि उसने इस बैग के अंदर इस पेंटिंग को रखा था। और फिर वो कुछ समय पहले की बात याद करती है जहाँ पर टैंग रोती हुई कहता है डैड ने मेरी जान बचाई। टैंग बिल्कुल अपने डैड की तरह है वो अपनी फीलिंग्स को कभी भी सीधे सीधे नहीं दिखाता और अभी भी वो ये बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता कि वो हुआंगफू को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन इस पेंटिंग से साफ साफ पता चल रहा है कि वो हुआंगफू के साथ यहीं पर रहना चाहता है और यही उसकी इच्छा है। लेकिन वो व्यक्ति करीब आ रहा है और अगर हम हुआंगफू के साथ रहेंगे तो हमें तोड़ना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही हम उसके और उसके आसपास के लोगों को भी खतरे में डाल देंगे। तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए? यहाँ पर रुक हुई या फिर मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए? और नैन मन में कह रही होती है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं यहाँ पर रुक हुई या फिर मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? और फिर कुछ समय बाद गेट नॉक होता है और फिर वो जाकर गेट ओपन करती है और वहीं गेट पर हुआंगफू का असिस्टेंट होता है और उसे एक बॉक्स देते हुए कहता है मिस नैन मिस्टर हुआंगफू ने ये बॉक्स आपके लिए भेजा है और वो रूफ टॉप गार्डन में आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर शिफ्ट तर कुछ समय बाद नैन तैयार होकर वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर हुआंगफू ने कैंडल नाइट डिनर का इंतजाम किया होता है और नैन को वहाँ आता देख वो उससे कहता है नैन तुम कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हो और वाकई में ये ड्रेस तुम पर बहुत ही बढ़िया लग रही है। तब वो उससे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और तुम भी अच्छे लग रहे हो और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये सब करोगे। और फिर हुआंगफू से अपने पास खींचते हुए कहता है नैन मेरे पास कई सारे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और एक एक करके मैं तुमको दिखाऊंगा। और वही नैन उसे ये सब करता है देख ब्लश करते हुए मन में कहती है वो अब मीठे शब्दों का इस्तेमाल काफी अच्छी तरह से कर रहा है। और फिर तभी हुआंगफू उसके गालों पर किस करता है और तभी क्यूआई चिल्लाते हुए कहते है ब्रदर तुम ये सब यहाँ नहीं कर सकते। और फिर वहाँ पर म्यूजिक स्टार्ट होता है और नैन मन में कहती है ये सॉन्ग। और हुआंगफू नैन को कस के गले लगाते हुए कहते हैं नैन क्या तुम्हें ये सॉन्ग याद है? और ये गाने के बाद ही तुम उस वक्त गायब हो गई थी और इसीलिए आज मैं तुमको इसके लिए सजा दूंगा और तुमको मेरे साथ ही रहना होगा। और प्लीज नैन तुम दोबारा मुझे मत छोड़ो और तुमने मुझे कितना लंबा इंतजार करवाया। और ये कहते हुए वो उसे किस करता है और फिर आगे कहता है और मुझे तुम्हें ढूंढते ढूंढते लगभग 6 साल लग गए और उस रात तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे अपना नाम बताओ लेकिन जब मैं अगली सुबह उठा तो तुम वहाँ से जा चुकी थी और तब मुझे तो लगा था कि तुम मेरे पास वापस आओगी लेकिन तुम नहीं आई और 6 साल बीत गए। तुम्हारे जाने के बाद मैं हर दिन रात ये सोचता था कि तुमने मुझे बिना कुछ कहे क्यों छोड़ दिया। और फिर नैना की ब्लश करती हुई कहती है बस हुआंगफू शांत हो जाओ तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। और हुआंगफू उसके कान को बैठ करते हुए कहता है कहो तुमने ऐसा क्यों किया? तब वो इस पर कहती है क्योंकि नहीं मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकती और तुम मुझसे ये सब पूछना बंद करो। फिर हुआंगफू कहता है लेकिन नैन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। और नैन क्या तुम्हें वो बात याद है कि मैंने उस वक्त तुमसे क्या कहा था? और वो हैरानी से कहती है क्या तुमने क्या कहा था? तब वो कहता है मैं तुम्हें फिर कभी नहीं जाने दूंगा और मैं तुम्हारी और टैंक की रक्षा करूंगा और मैं तुम दोनों के खातिर कुछ भी कर सकता हूँ तो प्लीज तुम दोनों फिर मुझे छोड़कर मत जाना।
और ये कहकर वो नैन को बेड पर पुश कर देता है और फिर नैन आगे उससे कहती है हुआंगफू तुम्हारी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज है। तो वो इस पर कहता है हाँ वो इसीलिए नैन क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ। और उसकी ये सब बातें सुन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आगे कहता है और नैन वो तुम ही हो जो कि इसे शांत कर सकती हो। और हुआंगफू कह रहा होता है नैन मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ। और वहीं उसकी ये बातें सुन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आगे कहता है और नैन तुम ही हो जो कि इसे शांत कर सकती हो। और नैन बताओ मुझे तुमने मुझे मिस किया या फिर नहीं। और फिर शिफ्ट चित्र में 6 साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंगफू लिया से कहता है लिया ये मेरा स्टडी रूम है और तुम इस पेंटिंग को देख रही हो ना, मैंने पिछले महीने इस पेंटिंग को नीलामी में खरीदा था और साथ ही में मैंने ये ट्रॉफी भी जीती थी वो भी घुड़सवारी में जब मैं 16 साल का था। और ये जगह रिसेप्शन रूम है और वो जगह रसोई है जहाँ पर हर प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और ये यहाँ के नौकरों का रूम है। और वो जगह फिर लिया उसी कहती है रुको मुझे जाना चाहिए। तब इस पर वो उसी कहता है लेकिन नैन तुमने अभी तक अस्तबल नहीं देखा है। और उसको ऐसा कहता देख वो ब्लश करते हुए मन में कहती है रात को अस्तबल कौन ही जाएगा। और आगे उसी कहती है चलो ठीक है। तब वो उसे खींचते हुए कहता है चलो चलते हैं और चलो मैं तुम्हें यहाँ के सीक्रेट रास्ते से ले चलता हूँ। और अब इस सीक्रेट रास्ते को मेरे अलावा सिर्फ तुम जानती हो। इस रास्ते के बारे में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता। ये सुन वो कहती है क्या। और फिर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर वही वो ब्लैक हॉर्स होता है। और हुआंगफू आगे कहता है इसका नाम बुलाई है और ये 3 महीने का है और जब मैंने 1 महीने पहले जब उसे खरीदा था तब वो बहुत ही ज्यादा छोटा था। और वही नैन की नजर बाजू में पड़ती है और हैरानी से कहती है क्या मैं उसकी एक राइड ले सकती हूँ। तब वो कहता है क्या। और आगे उसे कहता है चलो ठीक है। और आगे उसे कहता है अब तुम मुझे अपना नाम बताओ कल मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। तो वो ब्लश करती हुई कहती है कल मैं जा रही हूँ तुम मुझे नहीं देखोगे। वो कहता है तो फिर तुम रुक जाओ। इस पर नैन उसे कहती है लेकिन यहाँ पर मेरा कोई भी रिश्तेदार या कोई दोस्त नहीं है। तो फिर वो हमको उसका हाथ खींचते हुए कहता है नहीं मैं हूँ ना, तुम यहाँ पर रुको मेरे साथ और तुम मुझे तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनने दो। और फिर शिफ्ट तरफ देखते ही फायरिंग होती है और ये देखते ही वो चिल्लाती हुई कहती है नहीं रुक जाओ। और तभी अचानक वो जाग जाती है और फिर हुआंगफू से कहते हैं क्या हुआ नैन, क्या तुमने दोबारा फिर से एक डरावना सपना देखा। और मन में कहती है ओ माय गॉड मैंने कल रात को वो सब क्या किया, नहीं मुझे यहाँ से जाना होगा। एंड नैन तुम अपना आपा कैसे खो सकती हो, और जब उसने तुम्हें लुभाया तो तुम उसके साथ समझौता कैसे कर सकती हो, कैसे। और वहाँ से जाते हुए कहती है एस होल। उसके मुँह से ये बात सुन वो कहते हैं क्या, और मन में हैरानी से कहता है क्यों, आखिरकार वो इतना गुस्सा क्यों है। और कहीं इसकी वजह ये तो नहीं जो कल रात मेरी पीठ में दर्द हुआ उसकी वजह से मैंने कल रात को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं किया, कहीं ये तो वजह नहीं ना। और फिर शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंगफू वेल से कहता है गुड मॉर्निंग। तब वो कहता है सर बैड न्यूज है। और हुआंगफू अपने असिस्टेंट से कहता है गुड मॉर्निंग। तब वो उस पर कहता है सर एक बैड न्यूज है। और ये कहकर वो उसे न्यूज़पेपर देता है और वो हैरानी से कहता है क्या हुआ। वही न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है मिस्टर हुआंगफू का न्यू अफेयर, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड एंड करंट गर्लफ्रेंड उन दोनों को एक साथ पाया गया। और हुआंगफू से कहता है तुम इसे हटवा दो। असिस्टेंट चौंकते हुए कहता है यस सर, मैं मीडिया से ये कह दूंगा कि जो मिस नैन है हमारे ब्रांड एंडोर्समेंट टैंक की मॉम है। तो फिर हुआंगफू आगे गुस्से में कहता है इस फोटो को वापस ले लो और तुम मुझे ला कर दो। तब वो कहता है हाँ ठीक है, मैं अभी जाकर उनको कॉल पर बताता हूँ। और वहीं हुआंगफू ब्लश कर मन में कहते हैं उसकी कितनी शानदार फोटो आई है और इसे फेंकना बहुत ही दुख की बात होगी। और फिर शिफ्ट तो वही दूसरी तरफ हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास असिस्टेंट उसका आते हुए कहता है सर हमें वो मिल गया। और वो व्यक्ति न्यूज़पेपर को देखते हुए कहता है इंटरेस्टिंग, उन दोनों की नीली आंखें, क्या ये सिर्फ संयोग है। और फिर शिफ्ट तरफ हुआंगफू का विला देखते हैं जहाँ पर क्यूआई टैंग से कह रहा होता है टैंग क्या कल रात तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ नहीं सोई थी। अब इस पर टैंग उससे कहता हूँ अंकल क्यूआई में अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। और क्या अंकल हुआंगफू कल मेरी मॉम आपके साथ थी। तब वो कहता है हाँ।
और उसकी ये बात सुन वो चौंकते हुए मन में कहता है ये बाप और बेटे ये बात कैसे सीधे सीधे कह रहे हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि वो दोनों बहुत ही जल्द दूसरे बच्चे की प्लानिंग करने वाले हैं। और क्या फिर जैसे ही नैन प्रेग्नेंट होंगी वो दोबारा हुआंगफू को छोड़ देंगी और फिर हुआंगफू दोबारा उनकी तलाश में निकल पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि 5 साल बाद वो फिर से 3 बच्चों के साथ दिखाई देंगी उसको। वाओ ये कितना ज्यादा एक्साइटिंग है। और वहीं उसे इस तरह के एक्सप्रेशन देता देख हुआंगफू बड़ी अजीब नजरों से उसे देखने लगता है। और तभी अचानक वहाँ पर नैन आती हुई कहती है टैंक। और तभी उसकी नजर हुआंगफू पे पड़ती है और हुआंगफू को देखते ही वो अपना मुंह फेर लेती है और ब्लश कर मन में कहती है मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक मैं उससे दूर रहूंगी तो हुआंगफू टेंग के सामने वो सब बकवास नहीं करेगा। और वही वो तीनों उसे ही देखने लगते हैं और खुद को इस तरह देखता देख वो थोड़ी हैरान होती है। और टैंग कहता है गुड मॉर्निंग मॉम। क्यूआई भी कहता है गुड मॉर्निंग सिस्टर इन लॉ। और फिर वो नकली स्मेल करती हुई कहती है गुड मॉर्निंग गाइस। फिर आगे हुआंगफू से कहता है ये लो नैन तुम्हारे फ्राइड एग ऑमलेट जो कि तुम्हारे फेवरेट है। और फिर क्यूआई कहता है बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं जैसे कि उस फोटो में दिख रहे थे तुम दोनों। और उसकी ये बात सुन वो हैरानी से कहती है क्या। और फिर वो अपना फोन चेक करने लगती है और न्यूज देखते ही वो हैरानी से मन में कहती है अरे नहीं ये। और नैन उसकी बात सुनते ही जल्दी से फोन चेक करती है और न्यूज देख घबराते हुए मन में कहती है ये। और फिर सिंसिव ट्विटर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंगफू का असिस्टेंट उसके पास आकर उसे एक फाइल देते हुए कहता है मिस्टर हुआंगफू उस एक्सीडेंट के होने के 3 दिन पहले ही फव्वारे की देखभाल करने वाले लोग लापता हो गए थे। लेकिन लापता होने से पहले वो लोग इस लोकेशन पर गए थे। और हुआंगफू उस फाइल को देख मन में कहता है मेरी इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो बिना किसी सबूत के गायब हो गए। और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि वो सभी लोग प्रोफेशनल किलर्स थे। और फिर तभी नॉक होता है और हुआंगफू कहता है अंदर आ जाओ। और फिर नैन अंदर आकर कहती है हुआंगफू क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ। तब वो कहता है हाँ बिल्कुल। फिर वहाँ से विल चले जाता है और नैन उसे न्यूज दिखाते हुए कहती है हुआंगफू मैंने वो न्यूज पढ़ी और जैसा मैंने सोचा था उस सब से ये सब चीजें बाहर जा रही है। और मैं तो बस हमेशा से यही चाहती थी कि टैंग वही करे जो वो करना चाहता है। लेकिन अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो सब लोग गलत बात पर ध्यान देंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि लोग हमारी निजी जिंदगी पर ध्यान दे। आगे मन में कहती है और ये सब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और शायद से उसने हमें ढूंढ निकाला उसकी मदद से। और फिर हुआंगफू उसके क्लोज आती हुई कहता है नैन क्या तुम्हें इस बात का डर है कि टैंग को वो देख लेगा। और उसकी ये बात सुन नैन हैरानी से मन में कहती है उसे इस बारे में पता है। और हुआंगफू उसे गले लगाते हुए कहता है नैन वो मेरा आखिरकार बेटा है और ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझसे छुप सकती है। और इस सब के अलावा होटल में जो कुछ भी हुआ उस घटना से ये साबित हो चुका है कि तुम्हारे छुपने से कोई भी फायदा नहीं होगा। और नैन तुम मेरे साथ अच्छा समय बिताने के बाद बिल्कुल भी भागने की कोशिश मत करो। और उसकी ये बातें सुन वो ब्लश कर मन में कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम ये क्या कह रहे हो। और आगे उसे कहती है हुआंगफू बस मैं इतना चाहती हूँ कि टैंग का बचपन बिल्कुल आम बच्चों की तरह हो। इस विला में छुपने के बजाय वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकता। और आगे मन में कहती है और हुआंगफू तुम मेरे लिए काफी ज्यादा खास हो और अब एक बार ये जब एक्सीडेंट हो चुका है तो ऐसा बार बार होगा। और अब उसने ये खबर देख ली होंगी इससे उसको हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अब इससे हम सभी लोग खतरे में हैं। और फिर हुआंगफू नैन का हाथ पकड़ती हुई कहता है नैन अगर तुम ऐसा चाहती हो कि टैंग का बचपन बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह बीते तो हमें उसे ये बताना होगा कि उसकी एक मॉम और उसके एक डैड भी है जो कि हम लोग हैं और इस तरह हमारी फैमिली कंप्लीट होगी। और उसकी ये बात सुन नैन मन में कहती है मैं भी यही चाहती हूँ लेकिन तुम हुआंगफू जोई हो और तुम्हारा जन्म नेशन ए में हुआ है और ये सब चीजें शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। और अब मैं जो कर सकती हूँ वो बस ये है कि मैं तुम्हें और टैंग को बचाऊं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हुआंगफू कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता बिल्कुल नहीं है। वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है हुआंगफू तुम इस न्यूज पर ध्यान दो और मैं अब काफी ज्यादा थक चुकी हूँ
तो इसीलिए अब मैं टैंक के पास उसकी देखभाल करने के लिए वापस जा रही हूँ। और नैन वहाँ से जाती हुई कहती है मैं टैंक के पास जा रही हूँ, और उसे ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वहाँ पर हुआंगफू का असिस्टेंट आता है और उसे देख वो कहता है वो काफी ज्यादा सीरियस लग रहे हैं। और वहीं हुआंगफू मन में कहने लगता है नैन मैं उस व्यक्ति का पता लगा लूंगा जिसने तुम्हें और टैंक को निशाना बनाया है। आखिरकार वो क्या वजह थी जिसकी वजह से तुम्हें इतने साल छुप कर रहना पड़ा। और तभी अचानक फोन रिंग होने लगता है और असिस्टेंट उसे फोन देते हुए कहता है सर प्रिंसेस का कॉल है। और हुआंगफू कॉल उठाते हुए कहता है चोंग कहो क्या बात है। तो वो आगे से कहती है भाई तुम्हारी नजर काफी ज्यादा अच्छी है, सिस्टर इन लॉ काफी ज्यादा खूबसूरत है। उसकी बात सुन वो हैरानी से कहता है क्या तुमने वो रिपोर्ट देख ली। तब चोंग कहती है हाँ ये पूरी दुनिया देख चुकी है। और वो आगे हैरानी से कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि मॉम डैड को भी इस बारे में पता है। तब वो कहती है भाई ये खबर मुझ तक पहुंच चुकी है तो उन तक तो पहुंच ही गई होंगी। और फिर शिफ्ट तरफ वहीं दूसरी तरफ हम गार्डन देखते हैं जहाँ पर टैंक भागते हुए कह रहा होता है मॉम मॉम ये देखिए कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। और वहीं नैन किसी बारे में सोच रही होती है और उसे कुछ न जवाब देता देख वो हैरानी से कहता है मॉम क्या हुआ, क्या आप परेशान हैं। तो वो हिचकिचाती हुई कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। फिर टैंग उसका हाथ पकड़ खींच कर ले जाते हुए कहता है मॉम चलिए। और वहीं वो कह रही होती है हालांकि हमारा यहाँ पर रुकने का फैसला सही नहीं है। और तभी अचानक उसे सरसराहट की आवाज आती है और वो टैंग को प्रोटेक्ट करती हुई कहती है वहाँ पर कौन है। और तभी उस झाड़ियों से पपी बाहर आता है और नैनो से देख थोड़ी दंग रह जाती है। और वहीं टैंग उसे देख खुश होती हुई कहता है मॉम ये पपी कितना ज्यादा प्यारा है। और तभी वो पपी दूर तेजी से भागने लगता है और वो भी उसकी तरफ भागती हुई कहता है वो भाग रहा है पकड़ो। और नैन भी उसके पीछे जाती हुई कहती है टैंक ध्यान से। और वहीं वो कह रहा होता है पपी पपी रुक जाओ। और वहीं नैन टैंक का पीछा करती हुई उसकी नजर बाजू में पड़ती है जहाँ पर किसी के पैर के निशान होते हैं। और वो देख मन में कहती है किसी के पैरों के निशान, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ है। और चिल्लाती हुई कहती है टैंक रुक जाओ उधर मत जाओ। और तभी अचानक उस पपी को कोई उठा लेता है और टैंक खुश होते हुए कहता है अंकल हुआंगफू आप। और वहीं नैन भी हैरानी से मन में कहती है हुआंगफू तुम। और हुआंगफू से कहता है टैंक क्या तुम्हें ये पसंद है। तब वो कहता है हाँ। फिर वो आगे कहता है ठीक है तो फिर मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। ये सुनो और भी ज्यादा वो खुश होती हुई कहता है क्या सच में, ये तो बहुत ही बढ़िया है। फिर वो नैन से कहता है मॉम क्या हम इसे रख सकते हैं। और उसे क्यूट फेस बनाता देख वो उसे कहती है अगर तुम्हें यह पसंद है तो तुम इसे रख सकते हो लेकिन इसकी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। तो वो कहता है हाँ ठीक है मैं इसका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। और नैन उससे कह रही होती है तो फिर तुमको इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। टैंक कहता है हाँ ठीक है मैं इसका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। और फिर हुआंगफू नैन से कहता है टैंक को पपी के साथ खेलने दो और राव मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब वो कहती क्या। और वहीं टैंक पपी से कहता है चलो पपी बॉल के साथ खेलते हैं। और वहीं हुआंगफू नैन से कहता है मुझे पता चल चुका है कि वो सब किसने कराया था। और उसके बाद सुन वो चौंकती हुई कहती है वो कौन है। तब वो आगे कहता है उसका नाम जॉन विल्सन है जो कि कंट्री ए का एक तस्कर है। और उसके ही व्यक्तियों ने वहाँ से यहाँ तक मेरा पीछा किया और उन्होंने ही वो हमला किया था। और हाल ही के कुछ सालों में उसने अपनी कई बार पहचान बदली है। मुझे पता चला है कि इस वक्त वो फ्रांस में है। और वैसे भी मैंने उसका पता लगा लिया है और जैसे ही मैं उसे पकड़ लूंगा तो तुम और टैंक सुरक्षित हो जाओगे। और हुआंगफू की ये सब बातें सुनने मन में कहने लगती है जॉन विल्सन जो कि इंटरनेशनल एक क्रिमिनल है और उसका निशाना हुआंगफू है ना कि टैंक। लेकिन उस दिन बीच पर तो वो फीमेल आई थी और उसने डायरेक्ट टैंक पर वार करने की कोशिश की थी। तो क्या वाकई में इस सब से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो क्या मैं जरूरत से ज्यादा ही सोच रही थी। और अगर उसे कहती है तो क्या हुआंगफू तुम मुझे वो इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हो जो तुमको मिली है। हुआंगफू से कहता है वो इन्फॉर्मेशन मेरे स्टडी रूम में है, रात के खाना खा लेने के बाद तुम वहाँ आ जाना, मैं तुमको वो इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा। वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर शिफ्ट उत्तर में रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसके स्टडी रूम में जाती है और वहाँ पर किसी को ना देख रानी से मन में कहती है वो यहाँ पर नहीं है, हमने शाम के 6 बजे मिलने का तय किया था। और फिर वो गेट बंद करती है और आगे बढ़े रानी से कहती है वो अपने साथ बॉक्स को नहीं ले गया होगा, शायद से उसने यही कहीं छुपा कर रखा होगा, लेकिन वो बॉक्स कहाँ हो सकता है। ये एनवलप, वो एनवलप काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। और फिर वो जाकर उस एनवलप को ओपन करती है और उस
उस एनवलप के अंदर ड्रेस की डिजाइन होती है और वो देख हैरानी से कहती है ये ड्रेस तो वही ड्रेस है जो मुझे टैंग ने दी थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि टैंग को वो ड्रेस हुआंगफू ने दी थी और इस ड्रेस का डिजाइन ठीक मेरे बर्थडे के एक दिन पहले ही बनाया गया है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि उसने सिर्फ एक ही रात में ड्रेस का डिजाइन बनाया और फिर ड्रेस भी तैयार कर दी और इस पेज पर उसके अंगूठे का निशान भी है। तो ऐसा शायद हो सकता है कि ड्रेस डिजाइन करते वक्त उसकी उंगली पर चोट लग गई हो और मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो खुद बैठकर मेरे लिए ड्रेस डिजाइन करेगा और खुद ही बनाएगा। उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। और तभी गेट को बंद होने की आवाज आती है। तभी नैन जल्दी से उस एनवलप को अपने पीछे छुपा लेती है और इसी दौरान उसका हाथ थोड़ा कट जाता है और हुआंगफू आते हुए कहता है नैन तुम यहाँ पर कब से हो? वो कहती है बस मुझे आए हुए 2-3 मिनट ही हुआ है। ये सब बातें छोड़ो तो मुझे ये बताओ कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ है? और हुआंगफू से वो फाइल देती हुई कहते हैं इन सब में जो कोई भी शामिल है उन सभी की इन्फॉर्मेशन इसमें है और ये सभी किलर्स इटली आए थे। और हुआंगफू नैन से कह रहा होता है इस मामले में जो कोई भी व्यक्ति शामिल है उन सभी की इन्फॉर्मेशन इस फाइल में है और ये सभी लोग इटली से आए थे। वही नैन उस फाइल को देखने लगती है और आगे कहती है अच्छा तो जॉन विल्सन नाम के व्यक्ति ने इन सभी को काम पर रखा था। जिस दिन वो गाड़ी फूटी उस दिन वो सभी लोग एक ट्रक के अंदर छुपे थे और किसी तरह वो होटल के अंदर घुस गए थे और होटल के रास्ते के बीच में एक फव्वारा पड़ता है और कुछ दिन पहले फव्वारे की मरम्मत हुई थी। वो मरम्मत उन्हीं लोगों ने की थी। नैन हैरानी से कहती अगर निशाना तुम थे तो फिर टैंक को इसमें शामिल क्यों किया था? पर हुआंगफू कहता है उसके व्यक्ति मेरा बहुत ही लंबे समय से पीछा करते आ रहे हैं और वो लोग तुम्हें मेरी लवर मान रहे थे। मेरे मुकाबले टैंक उनके लिए काफी आसान ऑप्शन था। नैन कहती है नहीं अगर वो लोग तुम पर अटैक करना चाहते थे तो वो तुम्हारे लिए कोई अच्छा समय ढूंढ ही लेते, ना कि वो तुम्हारे लिए किसी और को निशाना बनाकर सचेत करने की इतनी जल्दी जल्दबाजी नहीं करते। और आगे मन में कहती है टैंक को निशाना बनाने से सिर्फ हुआंगफू का ध्यान आकर्षित होगा। अगर वो लोग टैंक की किडनैपिंग करने में सफल भी हो जाते तो फिर से हुआंगफू को मारना बहुत ही ज्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाता और वो इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं। और हुआंगफू से कहता है नैन तुम किलर को अच्छी तरह से जानती हो क्यों है ना? और उसकी ये बातें सुन वो चौंक जाती है और हिचकिचाती हुई कहती है नहीं नहीं मैं तो बस। और आखिरकार तुम ही तो उनके निशाने पर थे और उन लोगों के लिए तुमको टपकाने से पहले टैंक को चोट पहुंचाना ये सब बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है। और नैन की ये सब बातें सुन हुआंगफू से कहता है तो फिर नैन अगर तुम मुझे मारना चाहो तो तुम क्या करोगी? तो फिर इस पर वो से कहती है हुआंगफू मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। तभी हुआंगफू से सेल्फ की तरफ पुश करता है और वहीं उसे ये सब करता देख वो हैरानी से मन में कहती है हुआंगफू ये क्या कर रहा है? क्या उसने कुछ पता लगा लिया है? आगे हुआंगफू कहते हैं नैन तुम कितनी ज्यादा लापरवाह हो चुकी हो, देखो तुम्हें चोट लग गई है। नैन ब्लश करती हुई कहती है हुआंगफू तुम काम पर लग जाओ, तुम टॉपिक मत बदलो। और तभी हुआंगफू से उठाकर ले जाने लगता है और वो चिल्लाती हुई कहती है हुआंगफू तुम इस स्टडी रूम में मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? हुआंगफू उसे ले जाकर बैठा देता है और एनवेलप उठाती हुई कहता है ये वही सबूत है जो तुम चाहती थी। इस एनवेलप के अंदर हमारी कुछ फोटोज है जो कि कई महीनों से चोरी छुपे ली जा रही थी और इसमें से तो कुछ तस्वीरें ऐसी है जो कि विला में ली गई है। और नैनन फोटोज को देख कहती है इसमें तो कितनी सारी फोटोज है। हुआंगफू कहता है ये फोटो मुझे सीक्रेट फोटोग्राफर से मिली है और ये फोटोज जॉन विल्सन तक पहुंची है तो क्या वो तुमको और टैंक को निशाना नहीं बनाएगा? और अगर वो मुझे मार नहीं सकता तो उसका दूसरा ऑप्शन यही है कि वो मेरे आसपास के लोगों को निपटा दे ताकि मैं और भी ज्यादा सफर करूं। और हुआंगफू की ये बात सुन वो थोड़ा डरती है और हुआंगफू कह रहा होता है अगर वो मुझे मार नहीं सकता तो वो तो यही चाहेगा कि वो मेरे आसपास के लोगों को निपटा दे। और उसको ये कहता देख वो थोड़ी घबरा जाती है और मन में कहती है हुआंगफू भले ही वो इसके लिए पीछे ना हटे लेकिन क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई सॉफ्ट कोना है? और आगे कहता है और मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, टैंक को चोट लगने से बचाने के लिए तुम कहो नैन तुम जिससे डर रही हो। और फिर तभी नैन उसे धकेलती हुई कहती है हुआंगफू अब जब तुम्हें पता चल चुका है कि वो कहाँ पर छुपा हुआ है तो तुम एक्शन कब लोगे? तब इस पर वो उससे कहता है बहुत जल्द। और आगे नैन कहती है और जब तक तुम उसे पकड़ नहीं लेते मैं तुमको नहीं बताऊंगी।
और फिर सीन शिफ्ट तो में बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टैंग आकर उससे कहता है मॉम क्या आज रात आप मेरे साथ सो सकती है। तब वो कहती है हाँ बिल्कुल। और फिर आगे बढ़ टैंग कहता है और सोने से पहले मेरे माथे पर किस करिए। तब वो ऐसा करती हुई कहती है ठीक है। और फिर टैंग सो जाता है और वो मन में कहती है टैंग मैं बस इतनी उम्मीद करती हूँ कि तुम हेल्दी रहो और खुशी खुशी बड़े हो। और ये सोचते सोचते वो भी सो जाती है। और फिर हम देखते कि हुआंग फू चिल्लाते हुए कहता है नैन यहाँ पर कुछ किलर्स ने अटैक कर दिया है, तुम्हें अभी तुरंत टैंक को लेकर यहाँ से जाना होगा। तब वो चिल्लाते हुए कहती है नहीं मैं तुमको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। वो आगे कहता है मेरी बात मानो नैन, तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, उनको मेरी तलाश है और मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम उसी वक्त निकल जाना। तब वो चिल्लाते हुए कहती है नहीं नहीं हुआंग फू मैं तुम्हें इस तरह जोखिम में नहीं डाल सकती। तब वो आगे कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, विल की सुरक्षा में मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी। तब वो कहती है क्या तुम्हें पूरा यकीन है। और तभी अचानक वो उस पर अटैक कर देती है और खुद पर अटैक करता देख वो हैरानी से कहता है नैन नैन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और फिर तभी हम उस किलर को देखते हैं जो कि क्लैप करने लगती है और कहती है बहुत ही बढ़िया नैन, और तुमने वाकई में बहुत ही बढ़िया काम किया है और तुम हमारे संगठन की सबसे बेस्ट किलर हो। तभी अचानक वो हुआंग फू चिल्लाते हुए जाग जाती है और फिर तभी उसकी नजर बाजू में पड़ती है लेकिन वहाँ पर टैंक नहीं होता है। और फिर वो हड़बड़ा जाती है और आगे बढ़ती हुई कहती है टैंक टैंक तुम कहाँ हो। और तभी अचानक बाहर से साउंड आता है पपी पपी रुक जाओ, देखो देखो अंकल हुआंग फू वो मुझे मिल चुका है। और फिर वो बालकनी में जाती हुई मन में कहती है अच्छा तो वो वहाँ है। और वहीं गार्डन में हुआंग फू और टैंग एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी टैंग की नजर उस पे पड़ती है और वो कहता है मॉम आप जाग गई। और फिर नैन उसके पास आती है और टैंग कहता है अंकल हुआंग फू ने कहा था कि वो चाहते कि तुम अच्छी तरह से आराम करो और इसीलिए मैंने तुमको नहीं जगाया। तब वो कहती है गुड बॉय और मुझे काफी अच्छी नींद आई। और नैन कह रही होती है गुड बॉय और मुझे काफी अच्छी नींद आई। और फिर वो हुआंग फू की तरफ देखती है और उसकी आंखों को देख वो मन में कहने लगती है हुआंग फू। और फिर तभी वो टैंक को पीछे कर देती है और आगे मन में हैरानी से कहती है कल रात जो मैंने सपना देखा क्या उसका कोई मतलब था। और नैन हाल ही में तुम काफी ज्यादा खुश रही हो और तुमने काफी अच्छे अच्छे मोमेंट जिए, लेकिन तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम एक साधारण पर्सन की तरह एक खुशहाल जीवन जी सकती हो। तुमने उसकी पसंद के हिसाब से उसके लिए खाना बनाना सीखा और उसके पसंद के हिसाब से उसके रूम की सजावट भी की। तुमने वो सब कुछ किया जो वो चाहता था। और एक वीक तो तुम अपने बच्चे के साथ अम्यूजमेंट पार्क भी गई थी और फिर साथ में मिलकर तुमने एक एनिमेशन फिल्म भी देखी, बारबेक्यू भी किया। हालांकि हम साधारण लोग बिल्कुल नहीं हैं। और नैन क्या तुम ये बात भूल चुकी हो कि तुम उस समय उसके करीब क्यों गई थी। और जबकि तुम एक साधारण पर्सन नहीं हो तो तुम शांतिपूर्ण एक जीवन जीने के बारे में सपना कैसे देख सकती हो। और फिर हम कुछ समय बाद का समय देखते हैं जहाँ पर टीवी पर न्यूज आ रही होती है इंटरनेशनल हथियारों का तस्कर जिसका नाम जॉन विल्सन है उसे कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। वो उस समय इटली भागने की तलाश में था। और हाल ही में 23 तारीख को जो रोशन रिजॉर्ट में कार फटी थी उसके पीछे जॉन विल्सन ही था। फिर सिर्फ हम उन सभी को एक शॉपिंग मॉल में देखते हैं जहाँ पर उन दोनों को देख कुछ लोग कहने लगते हैं एक नजर उन दोनों को तो देखो वो दोनों कितने ज्यादा कूल लग रहे हैं। और फिर दूसरी लड़की कहती है और मैं उन दोनों के बालों को और रंग को देखकर कह सकती हूँ कि वो दोनों फॉरेनर है और मैं जाकर उनसे बात करना चाहती हूँ और उनको मैं अपने चैट ऐप पर जोड़ना चाहती हूँ। फिर दूसरी लड़की कहती है क्या तुम अंधी हो चुकी हो, क्या उन दोनों के सामने तुम्हें एक लड़की बच्चे के साथ नहीं दिख रही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि उन दो व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति अवेलेबल नहीं है और तुम खुद पर कंट्रोल रखो। हालांकि वो दोनों व्यक्ति काफी ज्यादा हैंडसम हैं। और फिर दूसरी लड़की कहती है और मेरे ख्याल से जो सेकंड वाला पर्सन बिल्कुल अनमेरिड होगा। और वहीं उनकी ये सब बातें सुनने गुस्सा हो रही होती है। और तभी टैंक कहता है मॉम मुझे वो चाहिए। तब वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर टैंक कहता है मॉम मैं अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहता हूँ। तब वो भागती हुई कहती है हाँ चलो। और उसे भागता देख वो दोनों मन में कहते वो कितनी ज्यादा फास्ट है। और वहीं क्यूआई आजू बाजू इतनी सारी लड़कियों को देख कहते भाई ये पहली बार है जब मैं इतनी सारी लड़कियों से घिरा हुआ हूँ। और हालांकि भाई तुमने सिक्योरिटी गार्ड को सीक्रेटली हमारी सुरक्षा करने के लिए कहा है लेकिन मुझे इस वक्त काफी ज्यादा असुरक्षित लग रहा है। तभी एक लड़की चिल्लाती हुई कहती है उसे देखो वो कितना ज्यादा हॉट है। और वो सुनते ही वो डर
जाता है और हुआंगफू की पीठ पर चढ़ती हुई कहता है भाई, और उसको ऐसा करता देख हुआंगफू भी गुस्से से कहता है तुम्हें हमारे साथ घूमने के बजाय घर पर ही रहना चाहिए था। अब इस पर उससे वो कहता है भाई तुम मेरे बिना कैसे एंजॉय कर सकते हो, और QI हुआंगफू के ऊपर चढ़ती हुई कहता है भाई तुम मेरे बिना कैसे एंजॉय कर सकते हो। और फिर तभी वो लड़की आगे बढ़ती हुई कहती है उन दोनों हैंडसम लड़कों को पकड़ो जो उनके साथ फोटो क्लिक करवानी है, और हुआंगफू गुस्से से QI से कहता है तुम मुझसे दूर रहो। और फिर तभी दूर से टैंक चलाते हुए कहता है अंकल हुआंगफू आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। तब वो आगे बढ़ते हुए कहता है हाँ ठीक है, और फिर हुआंगफू जाकर उसके साथ एंजॉय करने लगता है। और फिर QI उसे ये सब करता देख कहता है मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा भाई पारिवारिक जीवन को इस तरह एंजॉय करेगा। और उसको ये कहता देख नैनो से कहती है मिस्टर QI क्या आप आज बिल्कुल भी बिजी नहीं हैं? और उसको ऐसा कहता देख QI कहता है सिस्टर इन लॉ आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहती ना कि मैं आपकी खुशी में दखल दूं, ठीक है। तब वो उसे कहती है मुझे लगता है कि तुमने गलत समझा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर QI स्माइल कर आगे मन में कहने लगता है मुझे आपके इनकार करने से कोई भी दिक्कत नहीं है, और मेरे ख्याल से आपका बहुत जल्द 4 लोगों का परिवार होगा, और वैसे भी अनमेरिड वुमन का प्रेग्नेंट होना कोई भी आश्चर्य की बात बिल्कुल नहीं है। और फिर नैनो से कहती है मैं ये तुमसे कह सकती हूँ कि तुमने अभी अभी जरूर कुछ बेतुका सोचा होगा। और उसको ऐसा कहता है देख वो चौंकती हुई कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस सोच रहा था कि कहीं तुमने मेरे भाई पर कोई जादू तो नहीं कर दिया। और उसको ऐसा कहता है देख वो चौंकती हुई मन में कहती है क्या, और फिर वो आगे कहता है क्योंकि जब भी वो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के सामने होता है तो वो बिल्कुल एक अलग इंसान होता है, और इससे पहले मैंने कभी भी उसे इतना मुस्कुराते हुए नहीं देखा, और पिछले 6 सालों से वो तुम्हें ढूंढ रहा था, और इस दौरान उसने किसी के भी साथ डेट नहीं की। और उसकी ये बातें सुन वो हैरानी से मन में कहती है उसने ऐसा क्यों किया। फिर धीरे से आगे कहता है और मैंने उससे कई बार पूछने की कोशिश की लेकिन उसने बताने से इनकार कर दिया कि तुम दोनों किस तरह मिले थे। तो सिस्टर इन लॉ तुम ही मुझे क्यों नहीं बता दी कि आखिरकार तुम दोनों कैसे मिले थे। और उसकी ये बात सुन वो मन में कहने लगती है ये दोनों भाई बिल्कुल ही अलग है। और क्यों आगे कहता है प्लीज प्लीज मुझे बताओ। और वही नैन आगे मन में कहती है हुआंगफू एकदम नॉर्मल है लेकिन वही उसका भाई काफी ज्यादा अजीब है। और फिर तभी वहाँ पर हुआंगफू और टैंग आ जाते हैं और टैंग कहता है मॉम मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। और तभी नैन उसके पास आकर उसे उठा कर ले जाती हुई कहती है तो फिर चलो रेस्टोरेंट चलकर स्टेक खाते हैं। तब वो कहते हैं हाँ ठीक है चलो। और वही हुआंगफू QI से कहता है तुमने उसके साथ क्या किया। तब वो उससे कहता है मुझे नहीं पता। और फिर सिर्फ तरह उन सभी को रेस्टोरेंट में देखते हैं और टैंग कहता है मॉम आइसक्रीम। तब इस पर वो उससे कहती है ठीक है लेकिन तुम सिर्फ एक ही ले सकते हो। और फिर टैंग कहता है वैसे मॉम मैं किंडरगार्टन कब जा सकता हूँ। तब हुआंगफू कहता है परसों मैं तुम्हें सोमवार के दिन वहाँ पर ले जाऊंगा। और ये सुन नैन भी हैरानी से कहती हूँ क्या परसों। और फिर टैंग खुश होती हुई कहता है आखिरकार मैं फिर से स्कूल जा पाऊंगा। तब हुआंगफू कहता है गुड बॉय। और वही नैन परेशान होती हुई मन में कहती है टैंग स्कूल जा रहा है। और हुआंगफू की बातें सुन नैन हैरानी से मन में कहती है क्या टैंग स्कूल जाएगा। और हाँ एक खबर आई थी कि जॉन विल्सन को कुछ दिन पहले ही फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया है। और जरूर हुआंगफू ने इस मामले को इतनी कम समय में खत्म करने के लिए जरूर अपनी पावर का इस्तेमाल किया होगा। और अब इसीलिए टैंग धीरे धीरे अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट सकता है। और उसी की वजह से टैंग इस वक्त पहले से भी बहुत ही अच्छा हो चुका है। और ये व्यक्ति हमारी जिंदगी में दृढ़ निश्चय के साथ आया है और उसने ही हमारी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। और उसके कामों को देखकर ये पता चलता है कि वो टैंग की और मेरी रक्षा अच्छी तरह से कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा और शायद से अभी भी वो कहीं से हम पर नजर बनाए रखा हुआ होगा। और वहीं हम एक व्यक्ति को देखते हैं और उसके पास वेटर आती हुई कहते है सर ये रहा आपका वाटर। और वही नैना के मन में कहती है और जब उसको मौका मिलेगा तब वो मुझसे जरूर बदला लेगा क्योंकि वो मैं ही थी जिसने उसको धोखा दिया था। और वही वो व्यक्ति उस वेटर से कहता है माफ करिएगा पर मुझे प्योर वाटर चाहिए ना कि लेमन वाटर। वो वेटर कहता है सर हमारे रेस्टोरेंट में प्योर वाटर ही मिलता है, अगर आप उसमें कुछ मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। वो व्यक्ति कहता है प्योर वाटर का मतलब है बिना किसी मिलावट के और ये पानी बहुत ही ज्यादा गंदा है। और उसकी ये बात सुन
वो चौंक जाता है और आगे कहता है यस सर, और कांपते हुए मन में कहता है यह व्यक्ति दिखने में तो काफी ज्यादा सज्जन दिखता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उससे इतना क्यों डर रहा हूँ। और फिर सीन शिफ्ट में किंडरगार्टन दिखाया जाता है, जहाँ पर नैन उससे कहती है ठीक है टैंग, मैं स्कूल खत्म हो जाने के बाद तुमको लेने के लिए आऊंगी। तब वो अंदर जाते हुए कहता है ठीक है मॉम बाय। और फिर टैंग को स्कूल के कुछ दोस्त घेर लेते हैं और उनमें से एक लड़की उससे कहती है टैंग तुम्हें स्कूल में दोबारा देखकर अच्छा लगा। फिर एक और लड़का कहता है और टैंग मेरे सुनने में आया था कि तुम बीमार हो गए थे। तब वो लड़की कहती है ऐसा है क्या, अब तुम्हें कैसा लग रहा है, और क्या तुम्हारी मॉम डॉक्टर के पास तुमको इंजेक्शन लगाने गई थी? इंजेक्शन से तो काफी ज्यादा दर्द होता है, और सच कहूँ तो मुझे इंजेक्शन से काफी ज्यादा डर लगता है। और एक लड़का कहता है हाँ मुझे भी। और फिर टैंग उन सभी से कहता है अब मैं ठीक हूँ और अब मैं रोज आऊंगा स्कूल। फिर तभी एक लड़का कहता है टैंग वो व्यक्ति कौन है, और वो दिखने में तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तब फिर टैंग उस तरफ देखते हुए कहता है वो मेरी मॉम के प्रशंसक है। ये सुन दूसरा लड़का कहता है प्रशंसक क्या होता है? फिर दूसरा लड़का कहता है क्या प्रशंसक कोई प्रकार का खाना होता है, और अगर ऐसा है तो उसका स्वाद कैसा होता है? और फिर वो पहला लड़का कहता है मुझे पता है प्रशंसक क्या होता है, क्या वो तुम्हारा डैड बनना चाहता है? और टैंग क्या तुम एक डैड चाहते हो? तो फिर इस पर टैंग कहता है मुझे लगता है कि मुझे मेरे डैड बहुत जल्द मिल जाएंगे। और आगे मन में कहता है अंकल हुआंगफू लगे रहिए। और टैंग उन दोनों को देख मन में कहता है अंकल हुआंगफू लगे रहिए। और तभी टीचर कहती है चलो बच्चों क्लास का समय हो चुका है। और फिर उनमें से एक लड़की भागती हुई कहती है क्या सेलिब्रेट करने के लिए केक ले? उसकी बात सुन दूसरा लड़का कहता है तुम कितनी ज्यादा फनी हो, और केक तो सिर्फ बर्थडे के लिए होते हैं। फिर उनमें से एक बच्चा कहता है मेरी मॉम ने कहा है कि हम जब भी सेलिब्रेट करते हैं तो केक खा सकते हैं। पर वो दूसरा लड़का कहता है तो क्या हम मोमबत्ती भी बुझा सकते हैं? और वहीं नैन उनकी ये सब बातें सुन मन में कहने लगती है टैंग बहुत ही पहले से स्कूल जाना चाहता था, लेकिन उसने इसके लिए शिकायत नहीं की। और फिर वांगफू कहता है बच्चों को दोस्ती की संगति की जरूरत होती है, और देखना उसे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आएगा। और चलो नैन तुम्हारा सामान लाने के लिए मैं तुमको तुम्हारे अपार्टमेंट तक ले चलता हूँ। तो फिर नैन उससे कहती है नहीं तुम्हारा शुक्रिया, मैं इस वक्त फिटनेस क्लब जा रही हूँ और ये तुम्हारे घर के रास्ते में नहीं पड़ता, मैं खुद ही जा सकती हूँ। फिर वांगफू कहता है ठीक है जब मैं फिट हो जाऊंगा तब मैं तुमको तुम्हारे अपार्टमेंट सामान लेने के लिए ले चलूंगा, फिर हम टैंक को लेने के लिए यहाँ पर वापस आएंगे, ठीक है? फिर नैन कहती है मैं सबसे पहले शॉपिंग मॉल जाऊंगी। और फिर वांगफू कहता है ठीक है फिर मैं उसके बाद कंपनी जाऊंगा। और उसकी ये बात सुनने चिल्लाती हुई कहती है तो मैं टैंक के लिए कुछ खरीदने के लिए सबसे पहले सुपरमार्केट जा रही हूँ। और फिर वांगफू कहता है शॉपिंग मॉल में एक बड़ा सुपरमार्केट भी है और वहाँ पर वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो। और फिर नैन चिल्लाती हुई कहती है वांगफू क्या आज तुम बिल्कुल भी बिजी नहीं हो? तुम्हारा मेरे साथ आना कंफर्टेबल कैसे हो सकता है? फिर वांगफू कहते हैं नैन बस तुम मुझे बताओ कि तुम पहले कहाँ जाना चाहती हो, वैसे अपार्टमेंट पास ही में है तो क्यों ना हम पहले वहाँ पर चल ले। तब वो ब्लश करती हुई कहती है ठीक है, और फिर वो अंदर बैठने लगती है और मन में कहती है वो हमेशा ही मुझसे चिपका ही रहता है, कहीं इस सब की वजह ये तो नहीं कि वो अभी भी मेरी सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो। ठीक है मैं उसे अपने साथ रहने देती हूँ। और फिर शिफ्ट उतर वो लोग अपार्टमेंट पहुँच जाते हैं और वांगफू कहता है नैन क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर चलूं? तब वो कहती है नहीं मैं जल्दी ही वापस जाकर आ जाऊंगी। और फिर वो अंदर जाने लगती है तभी कोई कहता है नैन, और वो पीछे घूमती हुई कहती है क्वांगलिंग तुम? और वहीं वांगफू से वहाँ देख काफी ज्यादा गुस्सा होता है और नैन रानी से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फिर क्वांगलिंग वांगफू को धक्का देती हुई कहता है मेरा तुमसे कांटेक्ट टूट गया और मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और इसीलिए तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तुम्हारे घर तक चला आया। फिर नैन उससे कहती है माफ करना वो मेरा फोन टूट गया था और मैंने उसे फोन को रिपेयर सेंटर पर दिया है और मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि तुम मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे। फिर क्वांगलिंग आगे उससे कहता है वैसे नैन हाल ही में तुम कहाँ थी? लास्ट एक्टिविटी के बाद में तुमको बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पा रहा था। और आगे मन में कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि नैन हुआंगफू के साथ रह रही है? और वाकई में हुआंगफू काफी ज्यादा चालाक है, उसने नैन को यहाँ तक ले आया, यानी कि अब इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं। अरे नहीं, मेरे सुनने में तो ये भी आया था कि हाल ही में उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गया था,
तो वो हॉस्पिटल में भर्ती था, तो शायद से उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ होगा, क्यों है ना। और आगे उसे कहता है वैसे नैन मुझे ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम ठीक हो। और क्वांगलिंग कह रहा होता है वैसे नैन मुझे ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम ठीक हो। तब वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया। और आगे क्वांगलिंग कहता है वैसे नैन क्या तुम इस वक्त फ्री हो। और फिर आगे वांगफू कहता है चलो शाम को हम साथ में मिलकर डिनर करते हैं। और वांगफू की ये बातें सुन वो चौंकते हुए मन में कहता है फिर से। और आगे उसी कहता है मैं इन दिनों थोड़ा बिजी हूँ, फिर किसी दिन। अब वांगफू कहता है नहीं तुम 7:30 बजे लाओ होटल में मिल जाना। और वैसे मिस्टर क्वांगलिंग आप उस होटल को तो काफी अच्छी तरह से जानते हो, क्यों है ना। और फिर क्वांगलिंग आके कहते हैं क्योंकि नैन इस वक्त काफी ज्यादा बिजी है तो हम सब साथ में किसी और दिन डिनर करेंगे। और आगे मन में कहता है वांगफू मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। और आगे वांगफू कहता है मिस्टर क्वांगलिंग ऐसी क्या बात है जो आप इतने ज्यादा डर रहे हैं। तो वो कहता है नहीं मैं किसी भी बात से नहीं डर रहा हूँ। और आगे मन में कहता है मुझे इस बात का डर है कि तुम फिर से मेरे खिलाफ कोई चाल चलोगे, मैं अभी अभी तो उससे छुटकारा पाने में कामयाब हुआ हूँ। और फिर वो आगे वांगफू कहता है शायद से हम आगे से किसी दिन उपलब्ध ना रहे तो इसलिए 7:30 बजे मिलते हैं। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम बस 3 लोग रहेंगे और साथ में टैंक। और चलिए मिस्टर क्वांगलिंग हमें कुछ काम निपटाना है तो मिलते हैं फिर। और फिर वो लोग अपार्टमेंट पहुँच जाते हैं और वही वांगफू अपार्टमेंट से नीचे तरफ देख रहा होता है। और मन में कहता है ये व्यक्ति अभी भी यहीं पर है। तभी नैन उससे कहती है वांगफू तुम क्या देख रहे हो। तब वो उसे कहता है कुछ नहीं लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तब वो कहती है ओ तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वांगफू सारा सामान पैक कर देता है और उसको ये सब करता देख नैन स्माइल कर मन में कहती है मैंने इससे पहले कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन में उसे ये सब करते हुए देखूंगी। और वो तो मेरा इस तरह ख्याल रख रहा है जैसे कि हम कोई साधारण कपल हो। और वही वांगफू की नजर नैन पे पड़ती है और उसे खुद को इस तरह देखता देख वो हैरानी से कहता है क्या हुआ। तब वो कहती है कुछ नहीं। और चलो बस इतना ही, हमें बस यही चाहिए था। और फिर वांगफू कॉल लगाते हुए कहता है ठीक है तो मैं विलियम से कहता हूँ कि वो यहाँ पर आकर तुम्हारे सामान को उतारने में मदद करे। और फिर नैन चलाते हुए कहती है नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करने जा रही हूँ, मैं बस कुछ समय के लिए तुम्हारे यहाँ पर और रहूंगी। और तभी वांगफू उसके एकदम क्लोज होती हुई गुस्से से कहता है तुम क्या नैन तुमने यहाँ से टैंक के साथ जाने का विचार अभी तक नहीं छोड़ा है। तब वो हिचकिचाती हुई कहती है दूसरों का फायदा उठाना मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। और मिस्टर वांगफू अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपको घर का किराया दे सकती हूँ। और उसकी बात सुनते ही वांगफू से किस करती हुई कहता है क्या नैन तुमने एक मकान मालिक और किराएदार के बीच हमारे जैसा ऐसा रिश्ता देखा है। और फिर नैन आगे ब्लश करती हुई कहती है हम दोनों अडल्ट है और हम एक दूसरे से वही लेते हैं जिसकी हम दोनों को जरूरत है। तब वो कहता है अच्छा क्या ऐसा है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सचमुच मेरी काफी ज्यादा जरूरत है। तो फिर वो ब्लश करती हुई कहती है हुआंगफू इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। और नैन हुआंगफू से कह रही होती है हुआंगफू इतना भी कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और प्लीज तुम रुक जाओ, ये सब करना बंद करो, 3:30 बज चुके हैं और मुझे टैंक को लेने के लिए स्कूल जाना है। और परेशान होती आगे मन में कहती है ये व्यक्ति दिन ब दिन और भी ज्यादा शरारती होते जा रहा है। और फिर हुआंगफू आगे उसे कहता है नैन मेरे पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है और मुझे किराया नहीं चाहिए। और आगे बढ़ कहता है नैन मुझे बस तुम चाहिए। और फिर शिफ्ट तरह को समय बात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर टैंक की स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वहीं टैंक के फ्रेंड उससे जाती हुई कहते हैं चलो टैंक कल मिलते हैं। तब वो कहता है हाँ ठीक है बाय। और वहीं सामने नैन होती है और उससे कहती है टैंक क्या तुमको मजा आया। तब वो कहता है हाँ मॉम, और कल से स्कूल एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करने जा रहा है और वहाँ पर जाकर हमें ये जानने को मिलेगा कि फार्म्स कैसे वर्क करते हैं। वैसे मॉम आप इतनी ज्यादा ब्लश क्यों कर रही है। उसको ऐसा कहता है देख वो हैरान होती है। तभी हुआंगफू से कहता है मुझे तुमको जल्दी पिकअप करने की काफी ज्यादा जल्दी थी इसलिए हम लोग भाग कर आए। तो फिर टैंक कहता है ओ ऐसा क्या। और फिर टैंक कहता है मॉम आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, अगर आप लेट भी आती है तो मैं यहीं पर रुककर आपका इंतजार करूंगा। तब वो कहती है गुड बॉय। और आगे मन में कहती है अरे नहीं ये सब हुआंगफू की गलती है, वो मुझ पे चढ़ रहा था जिसकी
वजह से मैं लेट हो गई। और वहीं हुआंग फू आगे टैंग से कहता है, टैंग तुम्हारी मॉम और मैंने मिलकर अपार्टमेंट का सारा सामान पैक कर लिया और अब से तुम लोग मेरे साथ रहोगे। ये सुन वो खुश होती हुई कहता है, क्या सच में? ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिर हुआंग फू हैरानी से कहता है, टैंग क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? तो वो कहता है हाँ। फिर वो उसे कहता है, तो फिर ठीक है, चलो मैं तुम्हें कुछ बढ़िया खिलाता हूँ। और वही नैन ब्लश करती हुए मन में कहती है, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि 6 साल पहले एक काम की वजह से मैं उससे टकरा जाऊंगी और मैं तो बस उम्मीद करती हूँ कि ये खुशी लंबे समय तक बनी रहे और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये खुशी गायब हो जाए। और फिर सिर्फ तरह वो लोग हमें होटल में दिखाए जाते हैं और टैंग हैरानी से कहता है, हेलो अंकल क्वांगलिंग। तो वो उसे कहता है, हेलो टैंग, तुम्हें बहुत ही लंबे समय बाद देख रहा हूँ मैं। और फिर टैंग आगे हैरानी से कहता है, अंकल क्वांगलिंग आप यहाँ पर अकेले क्यों? और टैंग की ये बातें सुन क्वांगलिंग मन में कहता है, ये बदमाश लड़का और वाकई में ये बच्चा हुआंग फू से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। फिर आगे हुआंग फू कहता है, तो मिस्टर क्वांगलिंग क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके परिवार से कांटेक्ट करूं? तब वो चिल्लाते हुए कहता है, नहीं। वैसे भी मिस्टर हुआंग फू आप अपने काम को लेकर काफी ज्यादा बिजी रहते हैं और मैं तो बस एक मामूली व्यक्ति हूँ, आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब इस पर हुआंग फू से कहता है, मिस्टर क्वांगलिंग आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप नैन के कलीग हुआ करते थे और आपने उसकी कई बार मदद की है, तो इसके चलते मुझे भी तो आपका ख्याल रखना चाहिए ना। और उसकी ये सब बातें सुन क्वांगलिंग गुस्से से मन में कहने लगता है, ये व्यक्ति दिखने में तो काफी ज्यादा शांत और सभ्य लगता है, लेकिन अंदर से ये काफी ज्यादा बुरा है। और तभी वो चौंकती हुई इधर उधर देखते हुए मन में कहता है, एक मिनट रुको, कहीं उसने पहले से ही तो उसे नहीं बुला लिया ना। और तभी वहाँ पर फटाके फूटने लगते हैं और ये देख टैंग खुश होती हुई कहता है, मॉम फायरवर्क्स। वो उसे कहती है, हाँ चलो चलते हैं। और वहाँ पर फटाके फूटने लगते हैं और ये देख टैंग कहता है, मॉम फायरवर्क्स। तब नैन कहती है, चलो चलते हैं। तभी हुआंग फू उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, एक मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और फिर सभी लोग जाकर फायरवर्क्स देखने लगते हैं और वहीं टैंग कहता है, वाव ये कितना लाजवाब है। और वहीं क्वांगलिंग मन में कहने लगता है, वो साथ में कितनी एक अच्छी पिक्चर बनाते हैं और मैं इस पिक्चर को बर्बाद नहीं कर सकता। और तभी वहाँ कुछ बच्चे चिल्लाते हुए कहते हैं, मार्शमेलो मुझे भी एक चाहिए। और उनकी आवाज सुन टैंग की नजर उस तरफ पड़ती है और वहीं पर एक मार्शमेलो बेचने वाला होता है और वहीं ढेर सारे बच्चों ने उसे घेर रखा होता है और वो सभी लोग उससे मार्शमेलो मांग रहे होते हैं। और गाइज मैं तुमको बता दूं कि मार्शमेलो को हमारे तरफ बुड्ढी के बाल बोलते हैं, तुम्हारी तरफ क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताना। और वहीं ये सब देख टैंग खुश होती हुई कहता है, मुझे भी एक मार्शमेलो चाहिए। और फिर हुआंग फू नैन से कहता है, वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, मैं उसके लिए एक मार्शमेलो लेकर आता हूँ। तब वो कहती है, हाँ ठीक है। और फिर हुआंग फू धीरे से नैन से कहता है, वैसे क्वांगलिंग को तुमसे कुछ कहना है। और उसकी ये बात सुन वो क्वांगलिंग की तरफ देखने लगती है और वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और नैन क्वांगलिंग के पास जाकर उससे कहती है, क्वांगलिंग तुम मुझे माफ करना, जो मेरी वजह से तुम्हें चिंता हुई। तब इस पर वो उससे कहता है, नैन हम दोनों के बीच के रिश्ते को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे बार बार माफी मांगने की जरूरत है। तो फिर वो आगे उससे कहती है, माफ करना तुमने क्या कहा, मैं ठीक से सुन नहीं पाई। तो फिर इस पर वो उससे कहता है, ठीक है नैन मैं समझता हूँ और मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें मुझे इस सब के बारे में समझाने की जरूरत है। और फिर आगे नैन उससे कहती है, क्वांगलिंग मैंने हमेशा ही तुम्हें अपना काफी अच्छा दोस्त माना है। तब वो कहता है, क्या ऐसा है? क्या वाकई में हम दोनों के बीच में ऐसा पॉसिबल है? तब वो कहती है, हाँ, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, बल्कि बात तो ऐसी है कि मैं उसके अलावा किसी और से प्यार नहीं करूंगी। और मैंने हुआंग फू को बांध दिया है क्योंकि उस समय मैं काफी ज्यादा सेल्फिश हो चुकी थी और मैं बाकी लोगों को इसमें शामिल नहीं कर सकती। और उसकी ये सब बातें सुन क्वांगलिंग उसे कहता है, तुम जिस व्यक्ति से प्यार करती हो वो हुआंग फू है और वो टैंग के डैड है, क्यों है ना? तब वो कहती है, हाँ वो टैंग के डैड है। और उसकी ये बात सुन वो थक कर कहता है, तो फिर अब मुझे हार माननी ही होगी। और आगे मन में कहता है, अगर वो हुआंग फू है जिससे वो कुछ समय पहले ही मिली थी तो मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर इस बच्चे का डैड हुआंग फू है तो मैं पूरी तरह से हैरान हो जाऊंगा। और इस सबसे पहले मैंने उसे जानने की कई बार कोशिश की है, लेकिन मैंने कभी भी उसके हाथ में शादी की अंगूठी नहीं देखी। और क्या यही वो कारण था कि उसने उस बच्चे को जन्म दिया और अकेले ही उसका पालन पोषण
पोषण किया। यानी कि इसका मतलब तो साफ है कि वो उससे सच्चा प्यार करती है, और ये सच्चा प्यार ही होगा, नहीं तो ये क्या हो सकता है। और जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा जो उसने ये सब बातें छुपा कर रखी। हालांकि अब मुझे उसके मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, और अब ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ पर रुकने का कोई कारण नहीं है, तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो पलटकर वहाँ से जाने लगता है। तभी नैन उससे कहती है, तुम जा रहे हो? और क्वांगलिंग मन में कह रहा होता है, अब मुझे यहाँ पर रुकने का कोई भी कारण नहीं लग रहा, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और फिर वो घूमकर वहाँ से जाने लगता है। तभी नैन उससे कहती है, तुम जा रहे हो? वो उससे कहता है, शिंकिंग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, और इसीलिए मुझे भागना ही होगा यहाँ से, और मैं नहीं जानता कि आखिरकार वो कब हार मानेंगी। और तभी वहाँ शिंकिंग आती हुई कहती है, क्वांगलिंग मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगे। और वहीं उसकी आवाज सुन वो चौंक जाता है, और उसको देख मन में कहता है, शिंकिंग जैसे कि मुझे उम्मीद थी, हुआंगफू वाकई में एक बहुत ही बुरा व्यक्ति है। और फिर तुरंत क्वांगलिंग अपना बिजनेस कार्ड नैन को देती हुई कहता है, ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड, अगर नैन तुम्हें मेरी कभी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल करना, और अगर जब तुम मुझे कॉल करो और मैं तुमको जवाब नहीं दे पाया तो तुम बस एक मैसेज छोड़ देना, मैं तुम्हें जल्द से जल्द कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ है, और इसीलिए कुछ हद तक मैं सक्षम हूँ, इसीलिए प्लीज तुम मुझे बाहरी व्यक्ति मत समझना। और फिर वो तुरंत वहाँ से भागकर जाने लगता है, और वहीं शिंकिंग भी उसका पीछा करती हुई कहती है, क्वांगलिंग रुक जाओ, क्वांगलिंग बेवकूफ रुक जाओ। और वहीं ये सब देख टेंग हैरानी से कहते हैं, अंकल हुआंगफू क्या आपने ही आंटी शिंकिंग को कॉल किया था? तब वो कहता है, हाँ, और क्योंकि अंकल क्वांगलिंग ने तुम्हारा काफी अच्छी तरह से ख्याल रखा तो मुझे भी उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए ना। और फिर टेंग आगे कहता है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि मॉम अंकल क्वांगलिंग के साथ अकेली थी, और ये सीक्रेट बस आपके और मेरे बीच ही रहेगा। और वहीं तभी कोई दूर से उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है, और फिर सीन शिफ्ट तरफ रात का समय देखते हैं, जहाँ पर नैन टेंग को कहानी सुनाती हुई कह रही होती है, और अंत में खरगोश का बच्चा अपने मॉम डैड के साथ घर चला गया। और फिर आगे टेंग हैरानी से कहता है, मॉम अब हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं, क्यों है ना? तब वो स्मेल करती हुई कहती है, फिलहाल तो नहीं। ये सुन वो कहता है, तो क्या हम बाद में चले जाएंगे यहाँ से? तब इस पर वो उससे कहती है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगे, और फिर तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो जाएगा, और फिर तुम इसी तरह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे, तो इसीलिए फ्यूचर में किसके साथ क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। तो चलो ठीक है टैंक, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, गुड नाइट, क्योंकि कल सुबह में जल्दी उठकर खेत जाना है। तब वो भी कहते है, गुड नाइट मॉम। और फिर टैंक के सो जाने के बाद नैन दूसरे रूम में जाती है और कहती है, चलो ठीक है, अब मैं ये सारा सामान जमाती हूँ। फिर वो जाकर एक बॉक्स ओपन करती है और टैंक की फोटो देख मन में कहती है, वाओ, ये टैंक की तब की फोटो है जब वो सिर्फ 1 साल का था। और फिर तभी नैन के पास हुआंगफू आती हुई कहता है, उस समय टैंक कितने साल का था? और ये लो एक गिलास मिल्क, क्योंकि आज के रात के खाने में तुमने खाना कम खाया था। तब वो कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो आगे ब्लश कर मन में कहने लगती है, कभी कभी इस व्यक्ति को मना करना वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और नैन ब्लश कर मन में कह रही होती है, कभी कभी इस व्यक्ति को मना करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और आगे हुआंगफू कहता है, चलो तुम थोड़ा हट जाओ, मुझे भी साथ में तुम्हारे साथ फोटो देखने दो। और फिर नैन आगे कहती है, और ये वाली फोटो तब की है जब टैंक सिर्फ 8 महीने का था, और तब वो खड़ा होना और बोलना सीख रहा था। और उसकी वाली तस्वीर मैंने तब ली थी जब वो सिर्फ 1 साल का था, और वो तब कुछ कुछ शब्द बोल पा रहा था, और उसको समुद्र के किनारे वाले पार्क में जाना काफी ज्यादा पसंद था। और ये वाली फोटो उसकी मैंने तब ली थी जब वो 2 साल का था, और जब वो छोटा था तो मैं ये सोचती थी वो काफी ज्यादा बदमाश है, और वो बस ये चाहता है कि वो सारे खिलौने तोड़ दे। और फिर हुआंगफू उसके क्लोज होते हुए कहते हैं, पिछले कुछ सालों की तुम्हारी इन मेहनत के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नैन। और नैन उसकी बात सुन उससे कहती है, मुझे तो ये लगा था कि तुम मुझे दोष दोगे जो वो तुम्हारे सामने बड़ा ना हो पाया। और आगे वो कहता है, बच्चों का पालन पोषण करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और तुम्हारी कठिनाइयों का तो जिक्र ही नहीं कर सकता, और तुम कितनी ज्यादा खुद पर निर्भर थी, और मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुमने उसे जन्म दिया और संस्कार दिए। फिर नैन आगे कहती है, हाँ वो वाकई में काफी अच्छा लड़का है, हालांकि वो छोटा है लेकिन काफी ज्यादा समझदार है, बिल्कुल वो
एक आदमी की तरह सोचता है और उसने तो मुझसे ये भी कहा कि वो मेरा ख्याल रखेगा और मुझे उसे जन्म देने का कोई भी पछतावा नहीं है। आगे वांगफू कहता है तो क्या तुम्हें मुझे जानने का पछतावा है? कहो नैन, क्या तुम्हें उस समय मुझसे मिलने का पछतावा हुआ? और फिर सिंसिफ्ट में कुछ साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर नैन आइस स्केटिंग कर रही होती है और वहीं हम हुआंगफू को देखते हैं और वहीं हुआंगफू नैन को देख मन में कहता है ये लड़की वाकई में उसकी स्किल्स काफी बढ़िया है। और तभी वहाँ पर एक व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं एवेलांच, सभी लोग भागो। और वहीं वो ये सब देख चौंक जाते हैं। वांगफू मन में कहता है एवेलांच, अरे नहीं। और तभी वो नैन के पास जाता है और उसे मारते हुए कहता है इतनी सुस्त मत बनो, जल्दी करो। और फिर वो दोनों तेजी से निकलने लगते हैं। वहीं उनके पीछे बहुत ही तेज बर्फ आ रहा होता है। तभी हुआंगफू नैन को अपने पास खींचकर सेव कर लेता है। और प्रेजेंट में हुआंगफू कहता है नैन, और आगे नैन कहती है जो कुछ भी हो, अगर तुम नहीं होते मैं उस एवेलांच में नहीं बचती। और फिर वांगफू कहते हैं नैन, उस समय मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। और तभी नैन उसे मारती हुई कहती है चलो ठीक है, अब मेरे सोने का समय हो चुका है। और तभी अचानक वांगफू से अपने पास खींचकर उसे किस करने लगता है। और आगे कहता है तो फिर इस सिचुएशन में नैन तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। वहीं वो चिल्लाती हुई कहती है ओ वांगफू, तुम्हारा टारगेट गलत है। और फिर सिंसिफ्ट तरफ नैन और टैंक को देखते हैं जहाँ पर नैन टैंक से कह रही होती है टैंक चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम इस घड़ी को मत उतारना, ठीक है ना? तब वो इस पर कहता है हाँ, और मॉम मुझे आपके हाथ के बने ओमो राइस की काफी ज्यादा याद आ रही है। तो फिर इस पर नैन उससे कहती है तो फिर ठीक है, आज शाम को मैं तुम्हारे लिए वो बनाऊंगी। तब वो कहता है बहुत ही बढ़िया। और वही बस के अंदर से टैंक की दोस्त उससे कहती है आओ टैंक, आकर मेरी बाजू वाली सीट पर बैठ जाओ। तब वो कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर टैंक जाकर बैठ जाता है और नैन उससे कहती है एंजॉय करना। तब वो वहाँ से जाती हुई कहता है ठीक है मॉम, मिलते हैं फिर। और नैन कह रही होती है ठीक है टैंक, एंजॉय करना। और वहीं टैंक जाती हुई कहता है ठीक है मॉम, मिलते हैं फिर। और फिर वहीं नैन फोन चेक करने लगती है और मन में कहती है ट्रैकर बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है और मेरा काम खत्म हो जाने के बाद मैं वापस टैंक को पिकअप करने के लिए आऊंगी। और फिर सिंसिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर नैन कुछ शॉपिंग करके जा रही होती है। तभी इसकी नजर लेफ्ट में पड़ती है जहाँ पर एक फोटोग्राफर एक फैमिली की फोटो क्लिक कर रहा होता है। लेकिन तभी हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि दीवार के पीछे छुप जाता है और घबराते हुए मन में कहता है मैं बहुत ही ज्यादा करीब था और वाकई में ये लेडी काफी ज्यादा सतर्क है और मुझे छुपने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। लेकिन तभी अचानक उसके पास नैन आ जाती है और उसे उठाकर दूर फेंक देती है। वहीं वो व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता। फिर नैन उसका आइडेंटिटी कार्ड उठाती है और हैरानी से कहती है तो तुम एक एंटरटेनमेंट रिपोर्टर हो, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरे जैसे एक साधारण पर्सन की फोटो क्यों क्लिक कर रहे हो। तब इस पर वो रिपोर्टर कहता है मिस नैन, आपकी और मिस्टर हुआंगफू की खबर हमारे अखबार के फ्रंट पेज पर छपेंगी। मिस नैन कहिए क्या आप हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहेंगी? अगर मिस नैन आप हमें कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है तो इसके लिए हम आपको अच्छा खासा भुगतान कर सकते हैं। लेकिन वही नैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका SD कार्ड तोड़ देती है और गुस्से में आगे उससे कहती है इस तरह की एक खबर कैसी रहेगी? एक एंटरटेनमेंट रिपोर्टर ने किसी पर्सन की सीक्रेटली फोटो क्लिक की और जब पता चल गया तो पब्लिक ने उसे बहुत मारा। और नैन की ये सब बातें सुन वो रिपोर्टर काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है मिस नैन ऐसा मत करिए, मैं जैसे तैसे अपने घर का गुजारा कर रहा हूँ। और फिर नैन गुस्से से उसकी तरफ देखती हुई कहती है तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर वो व्यक्ति तुरंत तेजी से वहाँ से भागकर जाने लगता है और वहीं उसे भागकर जाता देख नैन मन में हैरानी से कहती है वांगफू की आइडेंटिटी वाकई में काफी ज्यादा ग्रेट है और अगर इसी तरह ये सब चलता रहा तो टैंक की पहचान सबके सामने आ जाएगी। फिर सिंसिफ्ट में घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैन सारा सामान निकाल रही होती है। लेकिन तभी अचानक उसका फोन रिंग होने लगता है और फोन को देख घबराते हुए मन में कहती है अरे नहीं, अभी दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और खेत में लगभग काम खत्म हो चुका होगा और टैंक को पिकअप करने का समय भी हो चुका है। और तभी अचानक उसका फोन रिंग होने लगता है और फोन देख हैरानी सी कहती है मिस चेन, आखिरकार वो इस समय मुझे कॉल क्यों कर रही है?
और फिर वो कॉल उठाती हुई कहती है, हेलो मिस नैन, कहिए क्या बात है। गाइस जो लोग भूल चुके हैं मैं बता दूं, मिस चेन टैंग की स्कूल टीचर का नाम है। और फिर सामने से टीचर चेंग कहती है, मिस नैन क्या टैंग इस वक्त आपके साथ है। और उनकी ये बात सुनते ही नैन चौंक जाती है, आगे चलाती हुई कहती है, मिस चेन आप ये क्या कह रही है। और फिर मिस चेन आगे कहती है, हम एक फार्मर की लाइफ जीने के लिए सभी लोग अलग अलग हो गए और अलग अलग काम करने लगे, लेकिन जब जाकर हम सभी लोग इकट्ठा हुए तो हमने देखा कि टैंक गायब है। फिर हम सभी लोगों ने मिलकर टैंक को खोजा, लेकिन हमें वो नहीं मिला। और फिर मुझे एक बच्चे ने बताया कि टैंक को कोई उठा कर ले गया, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो आपका कोई परिवार का सदस्य या आपका कोई दोस्त हो। और उनकी ये सब बातें सुनने लगे उनसे कहती है, मिस ये कब हुआ। तब इस पर मिस चेंग कहती है, मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे 10 मिनट पहले ही इसके बारे में पता चला, लेकिन जिस बच्चे ने मुझे बताया उसके हिसाब से लगभग आधा घंटा हो चुका है। और फिर नैन तेजी से आगे बढ़ चलाती हुई कहती है, टैंक मेरे साथ नहीं है और आप जल्दी से जल्दी पुलिस को बुलाइए। और मैं तुरंत वहाँ पर पहुँचती हूँ। और फिर वो फोन चेक करती है और मन में कहती है, ट्रैकर के हिसाब से 1 घंटे पहले टैंक वहीं फार्म पर ही था, लेकिन अब डाटा शो नहीं हो रहा है। नहीं, मुझे इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। और फिर वो तेजी से भागकर नीचे आती है और चलाती हुई कहती है, हुआंग फू टैंक गायब हो चुका है। और नैन भागकर नीचे आती है और चलाती हुई कहती है, हुआंग फू टैंक गायब हो चुका है। और फिर शिफ्ट तरफ वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैंक उन किडनैपरों के साथ होता है और वो उनसे हैरानी से कहता है, अंकल आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तब इस पर वो खूंखार किडनैपर कहता है, बच्चे तुम बिल्कुल भी पैनिक मत हो और हम तुम्हें एक मजेदार जगह ले जा रहे हैं। और बच्चे क्या तुमने कभी हेवन के बारे में सुना है। फिर इस पर टैंग उनसे कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हेवन इतना ज्यादा मजेदार होगा। तो वो व्यक्ति कहता है, तुम इससे पहले वहाँ कभी भी नहीं गए हो तो तुम इस बारे में कैसे कह सकते हो। और आगे मन में कहता है, वाकई में बच्चे को बेवकूफ बनाना काफी ज्यादा आसान होता है। इस बच्चे ने मेरी बात मान ली और मुझ पर विश्वास किया और इस सब में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। वहीं कुछ बच्चे होते हैं जो काफी ज्यादा रोते हैं और उनको चुप कराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बच्चा बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग है। वो काफी ज्यादा शांत है और वो सीधे सीधे मेरे पीछे आ गया और मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। और ठीक यही सब बात फिर टैंक कहता है और उसको भी यही सब बात कहता देख वो व्यक्ति हैरानी से कहता है, और आगे टैंक कहता है, चलिए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। और टैंक की ये बातें सुन वो किडनैपर हैरानी से मन में कहता है, उसके पहनावे से देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि वो कोई साधारण परिवार से बिल्कुल नहीं है। तो अगर ऐसा है तो उसकी मदद से मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ और अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो मुझे जिंदगी भर पैसों की दिक्कत नहीं होगी। और फिर वो व्यक्ति आगे कहता है, नन्हे बच्चे क्या तुम्हें अपनी मॉम का नंबर पता है। तब वो कहता है, हाँ बिल्कुल। उसकी ये बात सुन वो खुश होती हुई कहता है, बहुत ही बढ़िया, तो चलो थोड़ी देर के बाद हम तुम्हारी मॉम को कॉल करेंगे और उनको बताएंगे कि तुम मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित हो। तब वो कहता है, हाँ ठीक है। और फिर टैंक चैन की सांस लेता है और फिर शिफ्ट तरह में कुछ घंटे पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर टैंक लगा रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पर वो व्यक्ति आकर टैंक को उठा लेता है। उसे कहता है, बच्चे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी मॉम ने तुम्हें लेने के लिए भेजा है, तुम बिल्कुल भी मत डरो। और तभी टैंक की नजर उसकी स्लीव्स पे पड़ती है और मन में कहता है, अरे नहीं उसकी स्लीव्स में तो नाइफ है। तो फिर टैंक बड़े प्यार से कहता है, ठीक है अंकल चलिए। के मन में कहता है, मुझे इस वक्त बिल्कुल भी नहीं घबराना है क्योंकि मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि जब भी मेरा सामना किसी बुरे व्यक्ति से हो तो मुझे किस तरह बर्ताव करना है। एकदम शांत रहो और एक अच्छे प्लान के बारे में सोचो। और जब तक मैं उस व्यक्ति की बात मानता हूँ तब तक वो मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाएगा। और फिर हम प्रेजेंट का समय देखते हैं जहाँ पर टैंक अपनी वॉच देखते हुए मन में कहता है, अरे नहीं उसने मेरी घड़ी पर वार किया और ये घड़ी खराब हो चुकी है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस वॉच की मदद से मॉम मुझे अब नहीं ढूंढ पाएंगी। और टैंक मन में कह रहा होता है, अरे नहीं उसने मेरी घड़ी पर वार किया और अब ये घड़ी खराब हो चुकी है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब इस घड़ी की मदद से मेरी मॉम मुझे नहीं ढूंढ पाएंगी। वहीं वो व्यक्ति मन में कह रहा होता है, $1 लाख तो फिर इसके लिए काफी ज्यादा कम है, तो मुझे $5 लाख
$5 लाख मांगना चाहिए, नहीं 5 लाख भी कम है, कम से कम $10 लाख। और उसकी फैमिली काफी ज्यादा अमीर है, तो इस बच्चे की खातिर तो वो मुझे इतना पे कर ही सकते हैं। और फिर उसकी मॉम को कॉल करने के बाद मैं इस बच्चे को खत्म कर दूंगा और उसके कपड़े के बदले पैसे ले लूंगा। और वहीं पीछे साइड टैंग अपने सॉक्स को गाड़ी के बाहर फेंक देता है। फिर वो अपनी मॉम की बातें याद करता है, जहाँ पर नैन ने उससे कहा था, टैंग तुम ये बात याद रखो, जब भी तुम्हारा सामना किसी बुरे व्यक्ति से हो तो तुम समय रहते अपना सामान सड़क पर फेंकने की कोशिश करना। और टैंग चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम ये बात याद रखना, कभी भी तुम मत डरना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और आगे टैंग मन में कहता है, मैं ये सॉक्स भी उतार देता हूँ और फेंकता हूँ कि मॉम को पता चल सके कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मॉम जल्द से जल्द मुझे ढूंढ निकाले। और फिर सीन शिफ्ट वही दूसरी तरफ नैन उस खेत पर पहुँच जाती है और वहीं टीचर चिल्लाती हुई कहती है, मिस नैन प्लीज प्लीज आप मुझे माफ करिएगा। और नैन आगे कहती है, मिस क्या आपको टैंक की कोई न्यूज मिली? और फिर आगे टीचर रोती हुई कहती है, हमने दोबारा खेत की फिर से तलाशी ली, लेकिन हमें टैंक का कोई भी निशान नहीं मिला। और हमने उस बच्चे से दोबारा विस्तार में पूछा, उसने हमें बताया कि उसने उस व्यक्ति को टैंक को ले जाते हुए देखा। और उसकी ये सब बातें सुनने लगी। कहती है, वो लोग कहाँ गए? तब टीचर कहती है, वो लोग उस फ्रूट के पेड़ की तरफ गए थे और हमारे कुछ टीचर्स भी उधर देखने के लिए गए हुए हैं। फिर तभी भागते हुए वांगफू उसके पास आता है और कहता है, नैन उस व्यक्ति ने ठान रखा है कि वो टैंक को अपने साथ ले जाएगा और इसीलिए मुझे लगता है कि वो भीड़ भाड़ वाले एरिया में उसे कभी नहीं ले जाएगा। दक्षिण और पूर्व में बहुत सारी पहाड़ियाँ है और इसीलिए उस तरफ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। और पूर्व में खेत है और बहुत से लोग उस तरफ रहते हैं, तो वो उस तरफ जाने का भी जोखिम नहीं उठाएगा। तो इसीलिए उसके पास बचा सिर्फ पश्चिम, और मुझे पूरा यकीन है कि वो पश्चिम की तरफ ही गया होगा। और तभी वहाँ हुआंगफू का असिस्टेंट भाग कर आते हुए कहता है, सर हमें पहाड़ों की रोड पर कुछ निशान मिले हैं। ये सुनते ही नैन चिल्लाती हुई कहती है, प्लीज मुझे वहाँ पर ले चलो। वो कहता है, हाँ ठीक है। और फिर वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। हुआंगफू कहता है, तुम ज्यादा तेज मत दौड़ो, सड़क काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ है। और वही नैन का पैर फिसल जाता है और हुआंगफू से पकड़ के नीचे गिरने लगता है। और फिर वो दोनों नीचे गिरते हुए जाकर एक पेड़ से टकराते हैं। और फिर आगे हुआंगफू कहता है, नैन क्या तुम ठीक हो? तब वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम? और आगे वांगफू कहते हैं, नैन मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम टैंक को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो, लेकिन मैंने पहले ही अपने कुछ व्यक्तियों को कह दिया है कि वो जाकर टैंक की तलाश करे। और तभी नैन की नजर दाई तरफ पड़ती है और कहती है, वो देखो वो तो टैंक का रुमाल है। आगे मन में कहती है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ये वही जगह है जहाँ से टैंक पकड़ा गया था। और वही वांगफू कहता है, नैन इस तरफ देखो, यहाँ पर ट्रक टायर के निशान हैं। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।